बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशुमार बहरान पाए जाते हैं। बहरानों की इधर कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बहरान जो इस टाइम पर सर चढ़ के बोल रहा है वो है आइनी बहरान। और आइनी बहरान जहाँ शुरू हो जाए वहाँ फिर आइन कानून की वो वक़्त नहीं रहा करती जो उसकी असल मानों में बनती है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर दो ऑफिस के दरमियान ख़त्तो किताबत चल रही है और सूरत हाल इस तरफ चली गई है कि अब कानून की मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तक मामला पहुंचा दिया गया है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की तरफ से खत लिखा गया ईसीपी को। ईसीपी के चेयरमैन सिकंदर हयात साहब ने प्रेसिडेंट के सामने पेश होने, उनसे मुलाकात करने के हवाले से मना कर दिया कि इस मामले का कोई जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है वो तो निकलने नहीं वाला, और ख़त के अंदर अपना जवाब दे दिया। और जवाब आ जाया है। उस जवाब के अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी ये हक आइन के अंदर आइन की जो 58(2) और 48(5) को मिलकर पढ़ा जाए तो आपका हक ये नहीं बनता अब कि आप इंतखाबात की तारीख का तयन करें। ऐसी सूरत हाल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ अदालत के अंदर भी बहुत सारे मैदान खुले हुए हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी की सारी आइनी और कानूनी जंगें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक साथ खोल ली जाएंगी, या मामले को थोड़ा ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाया जाएगा जहां हम कहें कि अफ़ाम और तफ़हीम के साथ मामला तय पा जाएगा। मेरे साथ जो मेहमानान आज मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यू बीन अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन थ्रू एंड थ्रू, बहुत अरसे से आप सियासत का हिस्सा हैं। हमारे साथ लास्ट सेगमेंट के लिए बैरिस्टर गौहर जो कि सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो भी मौजूद होंगे। हाफिज़ एहसान खोखर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर हैं। उनको भी हम कानूनी पहलू उनसे बात करें। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल इस टाइम पर बिफोर वी गो टू प्रेसिडेंट और ईसीबी के दरमियान जो चल रहा है, इमरान खान साहब यानी चेयरमैन पीटीआई के जो केस है उसकी बात कर लेते हैं कि प्रश्न जा रहा है कि अदालत स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको फेवर की जा रही है। उनके बारे में जो रिमार्क्स आए, कल जो रिमार्क्स आए, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिक कर लिया। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये दो पहलू हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर इससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये है कि इस टाइम पर जो रिमार्क्स जुडिशरी की तरफ से आते हैं वो भी, और जो रिमार्क्स सियासतदानों की तरफ से आते हैं उसकी वजह से एक तासुर पैदा हो गया कि सियासतदानों यानी पार्लियामेंटेरियंस जो साबिक थे और फ्यूचर के भी होंगे और जुडिशरी के दरमियान एक टग ऑफ वॉर चल रही है। इज दिस नॉट अ डेंजरस सिचुएशन, नैयर बुखारी साहब? थैंक यू वेरी मच। पहली बुनियादी बात तो यह है कि स्टेट ऑर्गन्स के फंक्शंस जो है ना वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, एंड पैरामीटर्स आर आल्सो डिफाइंड ओवर देयर। अभी आपने कहा इंट्रो में कि इमरान खान का जो उनके लोग या वो खुद कहते हैं कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र नहीं आती, बल्कि इनको फेवरेटिज्म नज़र आ रहा है। और कभी भी ये नहीं हुआ कि साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलें, हाई कोर्ट में भी चलें, और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल वर्डिक्ट से पहले एंटरटेनमेंट ऑफ स्टेज पिटीशंस की, पर वो डिस्क्रिप्शन है चीफ जस्टिस साहब की। और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि जजेस ऑन द बेंच वो अपने कलम के ज़रिए फ़ैसले करते होते हैं, ऑब्जर्वेशन से ना उसका डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता रहता है। और कल की प्रोसीडिंग्स जो हुई और जो हमने मीडिया में देखा तो उसमें ऑलमोस्ट उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि दिस इज़ नो केस। मैं समझता हूँ इट इज़ अ प्री मेच्योर डिसीजन कि फाइल नहीं, सामने नहीं, फैसला नहीं, और किस्म का जी प्रमा फिशाई ये केस बनता नहीं। तो दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं थी। जब उनको इसको मैटर को एट द फर्स्ट इंस्टेंस कहना था कि मैटर इज सब जुडिस बिफोर द हाई कोर्ट, लेट इट बी डिसाइडेड ओवर देयर। तो फिर जब हमारे पास आएगा हम देख लेंगे। ये भी कह दिए कि हाई कोर्ट फैसला करे और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन भी देते रहे जो रिपोर्ट हुई अखबारात में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। एक तो ये बात है। सेकेंडली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, वो तो खैर दी जा सकती भी है और लेते भी रहते हैं, लेकिन बाकी किसी का मुकदमा हो तो उसकी बारी बहुत बाद में आती है। मतलब वो एक लंबी क्यू लगी हुई है जो पेंडिंग केसेस हैं और उस पर लोगों को
फैसला नहीं हो सकता, उनकी बारी नहीं आती, उनके केसेस फिक्स नहीं होते। एनी हाउ क्योंकि सेंटेंस थी 3 इयर्स, तो नॉर्मली 3 इयर्स के सेंटेंसेस में सज़ाएं सस्पेंड हो जाती हैं और बेल भी मिल जाती है, लेकिन ये उनका रिलीज़ वो फिर भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस और है जिनमें उनकी अरेस्ट मौजूद है। सही। लेकिन ये एक देखना पड़ेगा कि वो क्या रीज़न है कि इमरान खान के केसेस हों तो इमीडिएटली उनको कॉज लिस्ट पे भी आ जाते हैं, उनकी पटिशन्स को नंबर भी लग जाते हैं। एक कॉमन आदमी की पटिशन जो है ना बरसों बरस पड़ी रहती हैं, तो इससे नज़र आता है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उनके साथ, बल्कि उनके साथ तो कोई सहूलत उनको फराम की जा रही है। टग ऑफ वॉर की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले पार्लियामेंट ने जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने थे वो इस्तेमाल किए, और मैं समझूँ पार्लियामेंट का इस्तिकाक है कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का इस्तिकाक नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात में जुडिशरी ने इन्वॉल्वमेंट की, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में भी बहुत सारी जगह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की। जो प्रोविजंस मौजूद नहीं थी उनके बारे में भी ऑब्जर्वेशन दी, उनके बारे में वर्डिक्ट दी, तो जो मुनासिब बात नहीं है। जुडिशरी का काम इंसाफ फराम करना है, और कई कानून को इंटरप्रेट करने की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, वो उनकी डोमेन है। राइट। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट ओवर हियर नईर बुखारी साहब, लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है क्योंकि आप आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ ईसीपी, एक तरफ प्रेसिडेंट कहते हैं मेरा हक है कि इंतखाबात की तारीख दूं, ईसीपी कहता है अब आप हक खो चुके हैं, अब आप तारीख नहीं दे सकते, और प्रेसिडेंट साहब चले गए हैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ। क्या कानून और आइन के अंदर कोई इबाम है इस बारे में, कोई कन्फ्यूजन है इस बारे में? क्योंकि अक्सर औकात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि उसके बाद समझ नहीं आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है या नहीं है। कौन इस मौके के ऊपर दुरुस्त सिमत में? नो, आई डोंट थिंक सो। कॉन्स्टिट्यूशन में इबाम नहीं है, और उसकी इंटरप्रिटेशन में कुछ इस किस्म का इबाम पैदा करने की कोशिश की जाए तो वो मुनासिब नहीं है। मसलन वो जो जब लास्ट ईयर डिसोल्यूशन हुई, इमरान खान ने एडवाइस किया, तो वो प्रेसिडेंट साहब ने जो डिज़ोल्व की असेंबली, वो मुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि आइन कहता है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए और टेबल हो जाए, तो फिर उसकी एडवाइस इनफेक्टिव होती है, वो उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, ना भी वो एडवाइस कर सकता है। और वो जो कंडक्ट था प्रेसिडेंट साहब का, वो बड़ा मशकूक था, और वो उस वक़्त सदर ममलिकत पाकिस्तान नहीं थे, वो बिहेव कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, तो वो मुनासिब बात नहीं थी। जो भी आपने बात की इलेक्शन डेट की, तो अगर तो पीरियड अपना कंप्लीट कर गई होती है असेंबली, तो अपनी टर्म पूरी कर गई होती, तो फिर रेजोल्यूशन डिज़ोल्व हो जाती असेंबली, तो फिर तो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी उनके पास, तो सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट की, वो ऑपरेटिव होती। और उसमें अमेंडमेंट भी आ गया कि पहले यह था कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन डेट देंगे, अब उन्होंने प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन को निकाल दिया। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि आर्टिकल 48 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सुप्रीम लॉ है, वो ओवरराइड करता है बाकी सारी लेजिस्लेशन को, सारे एक्ट्स को वो ओवरराइड करता है। दैट्स अ बेसिक डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 48 में ये बात मौजूद है कि जब असेंबली डिज़ोल्व होगी बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इलेक्शन डेट प्रेसिडेंट देगा, फिर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट नहीं है। हाँ, अगर वो अपना टर्म पूरी कर गई होती तो फिर सिचुएशन और थी, लेकिन अब क्योंकि एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की 9 अगस्त को असेंबली डिज़ोल्व हुई, प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस पे एक्ट अपॉन किया, डिज़ोल्व कर दी। अब अंडर आर्टिकल 48 और सब आर्टिकल 5 प्रॉब्ली उसके तहत तो वो डोमेन है प्रेसिडेंट की टू गिव द डेट। आर्टिकल 48 में ये प्रोवाइडेड है कि इट इज़ प्रोवाइडेड नो दैट द प्रेसिडेंट वुड गिव डेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, वो टू बी हेल्ड विद इन 90 days। दिस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5, यू नो। लेकिन बुखारी साहब, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ ईसीपी के खत में लिखा जा रहा है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली इन हिज डिस्क्रेशन एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 58(2),
read with Article 48(5) of the Constitution, then he has to appoint a date for general elections. However, if the Assembly is dissolved on the advice of Prime Minister or by the afflux of time as provided in Article 58(1) of the Constitution, then the Commission understands and believes that the power to appoint the date for the elections rests exclusively with the Commission. आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब को इख्तियार है इंतखाबात की तारीख के हवाले से डिसीजन लेने का, लेकिन ख़त कुछ और कह रहा है। यस ऑफ कोर्स, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 48 जो है बड़ा क्लियर है इस बारे में, इस पर बड़ी क्लैरिटी है। Where the President dissolves the National Assembly notwithstanding anything contained in clause 1, तो पहली कहती है advice of President हो गया, appoint a date not later than 90 days from the date of the resolution for holding of a general election to the Assembly, and appoint a caretaker cabinet, you know. So Article 48(5) जो है वो बड़ा clear है, और वो जो है subservient नहीं है Section 57 of the Election Act। Operative बात Article 48 की होगी, that's a supreme law। That is an interesting perspective। मैं ज़रा ब्रेक पे जाऊंगी नैयर बुखारी साहब, उसके बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले नैयर बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात या 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं, यानी प्रेसिडेंट का स्टैंस या ईसीपी का स्टैंस। आपके नज़र में ये जो मसला वजारत कानून को भिजवा दिया है, तारीख जो है वो मौक़िफ़ आपकी नज़र में 90 दिन वाले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? मैं जो समझता हूँ, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये जो इलेक्शन एक्ट है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इट डजंट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करना है, एक्ट पे नहीं करना। हाँ, अगर रेजोल्यूशन ना होती, अगर वो अपनी टर्म पूरी की होती, तो फिर प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं था, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देता। अच्छा, मैं सीधा बेसिकली पूछना चाह रही हूँ बुखारी साहब, आई अंडरस्टैंड यू हैव सेड कि प्रेसिडेंट का इख्तियार अभी रिटेन कर रहा है, ये जंग प्रेसिडेंट जीतेंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जीतेगी? आई जस्ट वांट टू नो दैट आउट ऑफ योर माउथ। देखिए जी, जीतेगा वो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है। मतलब आपने नाम नहीं लेना, ना प्रेसिडेंट का लेना है ना ईसीपी का लेना है। बट मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा, प्रेसिडेंट भी नहीं जीतेगा, वो भी नहीं जीतेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। यू गॉट माय पॉइंट? आई गॉट योर पॉइंट। मुझे जरा इसको और ट्विस्ट करने दे। चलें ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस किसके साथ स्टैंड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैंस के साथ या ईसीपी के स्टैंस के साथ? लेट मी पुट इट दिस। हम प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, हम आइन के साथ खड़े हैं, पहली बात। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा बहुत पहले है कि आर्टिकल 224 को देख लो, उसमें है कि रेजोल्यूशन में विद इन 90 डेज इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। 224 से बड़ा क्लियर कहता है। और फिर जो आर्टिकल 224 है वो ओवरराइड्स द अदर लेजिस्लेशन, अदर लॉज, अदर एक्ट्स, यू नो। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी फ़र्द के साथ नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि आइन सुप्रीम लॉ है और उसकी प्रोविजंस को अपहोल्ड होना चाहिए। चले, नाम तो आपने नहीं लेना, लेट्स मूव ऑन। आप कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आपको पता है उस टाइम के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं फरवरी 2024 के अंदर जाना ही जाना है, 2023 तो इंतखाबात का टाइम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी ये कह रहा है। आप दोनों के स्टैंड्स बहुत डिफरेंट नहीं हो गए PMLN के, पीपल्स पार्टी के? क्या हम मीसाक जमहूरियत को ख़त्म शुद्ध समझे? नहीं, कतल नहीं, ख़त्म शुद्ध नहीं। हमने तो उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाए टू दी अदर पोलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। देखे ना, अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो प्रोविजंस है, हम चाहते हैं
कि उन पे अमल दरामद और दीगर जमातों को भी हम शामिल करें। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई बुराई की बात नहीं है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो हमें समझ है आइन की, जो हम समझते हैं आइन को, या जो लीगल फ्रेटर्निटी समझती है आइन को, वो अपना मौक़िफ़ देती है। आप इवन आप केसेस के बारे में देख लें कि जब केसेस कोर्ट्स में जाते हैं तो लॉयर्स फ्रॉम बोथ साइड अपीयर, उनका अपना अपना मौक़िफ़ होता है। तो अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर वो जो फोरम है वही डिसाइड करता है, लेकिन मौक़िफ़ मुख्तलिफ होने में तो कोई बुराई नहीं है। चले मान लेते हैं बुखारी साहब के मौक़िफ़ इतने मुख्तलिफ नहीं हुए कि मिसाक जमहूरियत को लपेटा जाए, लेकिन बस आखिर में ये बता दें कि आपके पास भी खबरें हैं शहर इक़्तिदार के अंदर जो चल रही हैं, इंतखाबात हो कब रहे हैं ये भी बता दें। क्या इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे या 2024 फरवरी में होंगे या उससे आगे होंगे, ये बता दें बस। देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि आइन बालादस्त है और आइन की जो प्रोविजन उसके मुताबिक होना चाहिए। सम रीजंस कुड बी गिवन, उसको कुछ फॉर सम टाइम इट कुड बी डिलेड ऑल्सो, अगर कोई डिले करना चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि स्टेज पर हल्का बंदियों का जवाब पेश किया जा रहा है, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। ये मैं बड़ा वाज़ेह कह चुका हूँ बहुत सारे टॉक शोज़ में कि वो भी फिर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 है, उसके तहत वो हल्का बंदियाँ करते हैं। आइन में डीलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, उसमें ये बात ज़रूर है आर्टिकल 51 में कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगी और लास्ट जो सेंसस होगा उस पर होगी। लेकिन अभी आप ऐसी स्टेज पे हैं कि अभी आप पार्लियामेंट जो है, जब ये अमेंडमेंट आई तब भी, या रेजोल्यूशन उससे पहले भी सेंसस आया जब लास्ट ऑफिशियली पब्लिश हुआ, तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है शफलिंग ऑफ द सीट्स फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीट्स ऑफ वन प्रोविंस और ऑफ अनदर प्रोविंस, यू नो। वो तो आप कर नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन की विदाउट अमेंडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन आप सीट्स के नंबर ना एनहांस कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन वो हो नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड इसलिए नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, या 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त रिक्वायर्ड थी, वो दोनों हाउसेस में नहीं थी। तो इसलिए दैट चैप्टर इज़ टोटली क्लोज्ड। और हम समझते हैं कि इलेक्शंस जो डिफाइंड पीरियड या गिवन पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हो जाने चाहिए और विद इन 90 डेज इलेक्शन कराने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नैयर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे इसी के कानूनी पहलू। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर और हाफिज़ एहसान खोकर होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, एक और डायलेमा बना हुआ है, वो डायलेमा ये है कि ईसीपी और प्रेसिडेंट, इनमें से कौन तारीख डिसाइड करेगा इंतखाबात की। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ने एक ख़त लिखा था, उस ख़त का जवाबी ख़त दिया गया है। ईसीपी चेयरमैन ने सिकंदर अयाज साहब ने मना कर दिया कि प्रेसिडेंट साहब के सामने नहीं जाएंगे इन पर्सन, क्योंकि वो कोई सूदमंद चीज़ साबित नहीं होगी, एक अजीब सी एक्सरसाइज बनी रहेगी। ख़त लिख दिया है, बहरहाल ख़त सामने आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसके 2-3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं, इट इज सबमिटेड दैट द नेशनल असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 58(1) of the constitution on the advice of the prime minister through summary dated 9/8/2023. It is imperative to point out that section 57 of Election Act 2017 has been amended via Amendment Act 2023 on 26 June of the same year. फिर कहते हैं कि जी, prior to this amendment of section 57(1) of Act BIRAI, the president was required to consult the commission in terms of section 57 of the Election Act 2017. फिर चौथा इसका पैरा कहता है, the article 48(1) of the Constitution provides that the President shall act on the advice of the Prime Minister. Clause 5 of Article 48 contains non-obstant clause. It is on record that the National Assembly was dissolved on the advice of the Prime Minister. Therefore, the provision of Article 48(5) are not attracted thereto. अब आर्टिकल 48(5) क्या कहता है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। आर्टिकल 48(5) कहता है कि जी, where the President dissolves the National Assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall
appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution of the holding of a general elections to assembly. Appointment of caretaker cabinet. अब ये सूरत हाल डेवलप अजीबो गरीब सी हो गई है, यानी प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं आर्टिकल 48(5) लगेगा, ईसीपी कह रहा है आर्टिकल 48(5) नहीं लगेगा। हाफिज साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन के अंदर प्रेसिडेंट साहब और ईसीपी दोनों के दरमियान ये जो एक रस्साकशी चल रही है, कानूनी और आईनी तौर पर कौन सही सिमत पे, कौन सही डायरेक्शन और कौन सही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और वाकई बात ये ठीक है कि एक मुल्क के अंदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है, और ये अब से नहीं चल रही, ये तकरीबन पिछले साल अप्रैल 2022 से ये कन्फ्यूजन चल रही है। और आप ये देखें कि हर केस के अंदर जो है वो एक नई इशू क्रिएट होता है, चूँकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जब भी कोई बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमें जो आर्टिकल सूट करता है उसको ही सिर्फ हम मद्देनज़र रखते हैं, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको हम साइड लाइन पे कर देते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर आर्टिकल जो है उसका एक अपना स्टैंस भी होता है, उसकी एक लैंग्वेज भी होती है, बट उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो दूसरे आर्टिकल्स जो हैं वो उनके साथ एक उनका को रिलेशंस भी आता है। और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये है कि शुरू से ही 73 से लेके अगर आज तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख लें तो हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को पढ़ा है जो हमें सूट करता है, और जो दूसरा उसका हिस्सा है हम उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, या जानते बूझते भी हम समझते ये हैं कि चूँकि हमें ये सूट नहीं करता तो हम उस पर बात नहीं करते। अब हम इस पर आ जाते हैं जो इस टॉपिक आपका है। अब जो इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है। तो उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस भी कर सकते हैं या नहीं है। असल चीज़ जो है वो इससे स्टार्ट होती है, चूँकि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शनली ये आया है कि आपके जाते जाते जो आपकी आउट गोइंग गवर्नमेंट्स थी उन्होंने सीसीआई के अंदर एक फ़ैसला किया जो आर्टिकल 53 है, और उन्होंने जो सेंसस थी जो 5 साल से इस मुल्क के अंदर चल रही थी उसको उन्होंने नोटिफाई किया, और उसका जो फ़ैसला है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन के अंदर आप उसे अंडू कर सकते हैं। अदरवाइज सेंसस के किसी फैसले को पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जाता। अब भी आप ये देखें कि जब कोई भी बात की जाती है तो हम 153 को भूल जाते हैं और सिर्फ मेला फाइडे पे बात करते हैं, या ये बात करते हैं कि ये मुनासिब स्टेज नहीं थी। तो लिहाजा ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जानते हुए हम उस पर बात नहीं करते। अब जब 153 के नीचे आपका आ जाता है तो उसके बाद जो है वो आर्टिकल 51 आता है। 51 बुनियादी तौर पे इस मुल्क के इलेक्शन प्रोसेस का एक नॉकिंग डोर है, ये बेल है। आप उस बेल को बजाएंगे तो आप उस डोमेन के अंदर जाएंगे जिसके अंदर फिर आएगा कि प्रेसिडेंट का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। राइट। अच्छा हाफिज साहब, मुझे जरा बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ भी जाना है। बैरिस्टर साहब, ये एक कंफ्यूजन तो डेवलप्ड है बैरिस्टर साहब, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के बाद या उससे भी बाद, और ये सवाल बड़े अरसे से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज का कहा गया, लेकिन ऑब्वियसली सूरत हाल ज़रा गैर मामूली, और गैर मामूली इस तरह से है कि सेंसस अगर पहले हुआ होता, डीलिमिटेशंस पहले हुई होती, तो आज इलेक्शन कमीशन को डिले ना करना पड़ता। अब ये लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ईसीपी एंड वाइस वर्सा, जो ईसीपी का लेटर गया है प्रेसिडेंट को, इसके अंदर आपको कोई कानूनी तरीकाकार नजर आता है कि कोई कन्वर्जिंग पॉइंट पे आया जा सके? क्योंकि दो इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऑटोनमस है, एक प्रेसिडेंट ऑफिस जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं। इन दोनों का आपस में इस तरह से शिकवा जवाब शिकवा करना कुछ अजीब सी एक इंप्रेशन देता है इंटरनेशनली। देखो, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि जहाँ तक सदर का लेटर का ताल्लुक है और उसका जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है, मैं समझता हूँ सदर फेडरेशन का भी हिस्सा है, वो पार्लियामान का भी हिस्सा है, वो स्टेट का हेड है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है। और हमारा सदर जो है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल सदर इंडिया की तरह नहीं होता, पर उसकी काफ़ी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं।
और आईन बड़ा क्लियर है इसके बारे में। तो सदर साहब ने जिस वक्त लेटर लिखा और लेटर आया है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन आदो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, बराईनी दायरे कार में रहते हुए करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सदर की उन्होंने तौहीन की, और ये तौहीन सिर्फ सदर की नहीं है बल्कि ईवान की तौहीन हुई है, क्योंकि सदर भी उस ईवान का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि हम मीटिंग के लिए भी नहीं आते और अब्रप्ट सा जवाब दे दे कि जी आपका इख्तियार नहीं है। इनको चाहिए था मुलाकात कर लेते, इसको ऑनर समझते और बेशक एट द एंड ऑफ द डे उससे डिसएग्री करते ऑन द लीगल फ्रंट। ये तो हुई उस बात की कि जो उन्होंने लेटर का जवाब दिया, लेकिन ये आईनी मसला है और आईन इस बारे में बड़ा क्लियर है। जब आईन और कानून की बात आ जाती तो आईन प्रिवेल करता है। इलेक्शन एक्ट में जरूर तरमीम हुई है और वो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, लेकिन एक जब असम्बली डिसॉल्व हो जाए उस सूरत में 90 डेज में इलेक्शन के लिए तारीख देना ये सदर की जिम्मेदारी है। और सदर तारीख दे दे और प्रोनाउंस हो जाए, अनाउंस हो जाए, शेड्यूल आ जाए, प्रोग्राम आ जाए, उसके बाद अगर फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इलेक्शन आगे पोस्टपोन होना है वो एक अलग बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये भी बहाना नहीं बना सकती कि सीसीआई के डिसीजन के बाद सेंसस का ऑफिशियल पब्लिकेशन हुई है लिहाजा हम डीलिमिटेशन पे जाएंगे। यस, डीलिमिटेशन का जरूर लिखा हुआ है सेक्शन 17 में, बस सेक्शन 22 में भी लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन अगर आपने करनी है तो हर सूरत आप 4 महीने जनरल इलेक्शन से पहले पूरी कर ले। दूसरी बात यह कि अगर आपने सीटें बढ़ानी है आर्टिकल 51 के मुताबिक, तो फिर आपको तो आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और वो 2/3 मेजॉरिटी का मतलब था 228 मेंबरान साहिबान आपको चाहिए थे, वो जब आपके पास नहीं थी तो फिर आप 90 डेज से इलेक्शन आगे ना लेके जाएं। जो भी आपने डीलिमिटेशन करवानी है नेक्स्ट बेस पे या आप आगे पोस्टपोन कर दें। मैं समझता हूँ इलेक्शन ना कराने के लिए ये कोई बहाना ढूंढ रहे जो मुनासिब नहीं है। ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है और ये अवाम के हुकूक की भी खिलाफ अच्छा, है, क्योंकि आइन I'm cutting you short हुए है, लेकिन इसका काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि एक तरफ तो चलिए वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आपके मुताबिक, उनके पास अपने जवाब हैं, वो आर्टिकल 254 इस्तेमाल करते हैं, बट दूसरी तरफ प्रेसिडेंट साहब की इंटेंट के ऊपर भी शक आ गया है कि एक तरफ उन्होंने इंतज़ार किया कि पहले सारी की सारी जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, वो डिज़ोल्व हो जाए। जब डिज़ोल्व हो गई उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें जी मेरे अमले ने गड़बड़ कर दी है, इनकी दुनियत के अंदर खोट थी, इन्होंने हुकूम अदूली की है, और उसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी डेवलप कर दी कि जो एक्ट बन गया था वो अब एक्ट है या नहीं, जिसके थ्रू स्पेशल अदालतें बन गई थी, अब उसके ऊपर भी इबहम उनकी वजह से क्रिएट हो गया या उनके इस एक्शन की वजह से या इन एक्शन की वजह से क्रिएट हो गया। तो अब प्रेसिडेंट साहब की अनफॉर्चुनेटली इंटेंट के ऊपर भी सवाल आ गया है कि क्या प्रेसिडेंट साहब की मेलाफाइडे तो नहीं है तो उनका ऑफिस इज ऑफ ग्रेट अथॉरिटी, लेकिन विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, और अगर इंटेंट गड़बड़ हो जाए तो फिर सारे के सारे एक्शंस के ऊपर सवाल आ जाता है। बैरिस्टर बिल्कुल आप सही फरमा रही है, लेकिन देखिए एक्चुअल बात यह है कि सदर की तरफ कोई इंटेंशन नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने कोई मेलाफिडे इंटेंशन किया है। सदर के पास एक आईनी जिम्मेदारी है, जब भी बिल बन के आता है तो सदर के पास 10 दिन का टाइम है। आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है, वो 10 दिन में साइन कर ले वो लॉ बन जाएगा। अगर वो नहीं करते तो 10 दिन के बाद बिल को रिटर्न कर ले और उस पर ऑब्जर्वेशन दे दे। 1963 के 62 की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 चीजें लिखी थी। आप सदर के पास ये इख्तियार था कि वो अपना कंसेंट असेंट जो है वो विदहोल्ड कर ले और वो अपना असेंट दे दे, और तीसरा ये कि रिजर्वेशन। लेकिन अब के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है ना बैरिस्टर साहब, अब के कॉन्स्टिट्यूशन में या असेंट है या नोट है। यस, मैं आपको कह रहा हूँ जो सदर के पास 10 दिन का टाइम है। पहला एक्ट उनके पास आया है 2 दिसंबर को, 2 अगस्त को, और दूसरा वाला आया उनके पास 8 तारीख को। और ये जो नोटिफिकेशन ही हुई है वो नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए। अब सदर दस्तखत नहीं करता 10 दिन में तो कानून नहीं बनता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा कि 20 दिन के बाद भी दस्तखत अगर वो कर लें तो वो लॉ नहीं बनेगा। अभी भी कई सारे ऐसी एक्ट है जो 2 बिल्स है जो दोनों ईवानों ने पास किए हैं, लेकिन अभी तक सदर के पास भेजी नहीं गई है दस्तखत के लिए, तो क्या वो बिल लैप्स कर गए? ऐसे नहीं होता। हमारे आईन में भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर सदर 10 दिन में दस्तखत नहीं करता तो या वो बिल लैप्स कर जाएगा या वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। ऑटोमेटिकली 10 दिन लैप्स करने के बाद जो एक्ट बनता है वो होता है जो फर्स्ट इंस्टेंस में सदर वापस भेजे और जॉइंट सेशन से अप्रूव होकर के आ जाए। इसमें उन्होंने मेरे पास 30 सेकंड जाएंगे। ये कि नोटिफिकेशन हुआ है, मैं समझता हूँ ये नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, और सदर चौंके उसका एक रोल है, आईनी जिम्मेदारी है। सदर वापस करे तो असेंबली दोबारा उसमें रिकंसिडर करके बढ़े। चले, आई हैव 30 सेकंड्स। हाफिज साहब, काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर नैरेटिव जो ऑब्वियसली आपके सामने आया है बैरिस्टर साहब का, इसके अंदर सदर की इंटेंट के ऊपर सवाल नहीं उठ सकता या नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कैसे, स्पेशली कंसिडरिंग कि सदर को एक
पार्टी के साथ लीनिंग का उनके ऊपर क्लियरली एक स्टैंप है। वो पहले उस पार्टी के नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, अभी भी ये समझा जा रहा है कि उनकी लीनिंग उस तरफ है, तो इंटेंट के ऊपर क्या सवाल नहीं उठता? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और पाकिस्तान का सारा निज़ाम उन पे चलता है और अभी कभी भी किसी सूरत के अंदर उनकी मेलाफाइडे पे नहीं जाना चाहिए। बट जो एक्शंस हैं वो बज़ाते ख़ुद बोलते हैं कि आप किस प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। मैं क्विकली आऊँगा चूँकि आपने कहा टाइम थोड़ा है। जो 51 आर्टिकल है उसके बाद अगर 120 दिन पूरे होते हैं तो 90 डेज़ का पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा, जो आर्टिकल 224 के अंदर लिखा हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो 75 के नीचे चीज़ें आई हैं वो ये है कि वहाँ पर लिखा हुआ शैल, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वो जो गोल्डन टाइम है 10 दिन, अगर उस एक्सरसाइज को नहीं करता है, जो राइट ऑफ वीटो है और एसेंट का मतलब अनिका ये है कि आप लिख के दें। उसके अंदर एसेंट ये नहीं है, कॉन्सेंट और एसेंट में फ़र्क है। कॉन्सेंट ये है कि आप ज़ुबानी भी दे सकते हैं, एसेंट वो है कि जो आप लिख के देते हैं। अगर वो दोनों एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि उनकी डीम्ड एसेट है, और वो एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो वो एज अ बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरफ चला जाएगा, अगर उसको आप गैजेट नोटिफिकेशन कर देते हैं। और इसी तरह की चीज़ें जो हैं, और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हो रही हैं शायद हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी नहीं सोचा होगा कि ये किस तरह के लोग यहाँ पे होंगे और किस तरह के लोग इन ऑफिस में बैठे होंगे और किस तरह पूरी दुनिया के सामने हम अपनी चीज़ों को पोज करेंगे, जिसके अंदर हमारा अपना एजेंडा भी शामिल है और जिसके अंदर ये है कि हम अगले की बात को सुनना भी नहीं चाहते। हाफिज एहसान साहब, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर गौहर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। ये बात बहुत अहम है कि चाहे ओहदा कोई भी हो, आइन को मुतनाज़ा बना देना और उसको कन्फ्यूजन का ऐसा शिकार करना कि उसके बाद कौन सी इंटरप्रिटेशन सही और कौन सी इंटरप्रिटेशन गलत है, इसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएं, ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट आइन का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।